जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे सीटेट जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के तहत हम आज पर्यावरण यानी EVS के क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2016 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देखिए इस प्रीवियस ईयर देखने से हमें उनके पैटर्न के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों कुल EVS के 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकता है। तो याद रखिएगा जो मनुष्य 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है वह आपका पक्षी में आता है, वह है ऑप्शन डी हो जाएगा चील गरुड़ गिद्ध। कितने हैं? चील गरुड़ गिद्ध। याद रखिएगा बाघ जो है मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए खेत करने के विवरण को पढ़ना है और इस ढंग से पहचानना है। ठीक है, देखिए कहता है एक फसल को काटने के पश्चात 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यदि यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है, जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो याद रखिए ये जो विशेषताएं हैं ये हमारे झूम खेती की विशेषता है। किसकी विशेषता है? झूम खेती की विशेषता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो वह सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र को ध्वनि को सुनकर। देखिए सिंपल सी बात है, पहले सांप तो ध्वनि सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए उसके प्रति जो देखिए सांप क्या है? रेंगने वाला जंतु है। तो याद रखिएगा जब उसके कंपन होता है किसी भी चीज़ को तो उसकी शरीर क्या करती है? उसके प्रति अनुक्रिया करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी कि उस वाद्य यंत्र तथा कंपन के प्रति अनुक्रिया करके वह ध्वनि का पता लगाता है। ठीक है, अब देखिए आगे 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक इकाई होता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सत्य क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। सही है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि एक आदर्श परिवार का आकार होता है। तो याद रखिएगा परिवार के बारे में, परिवार कई तरह के होते हैं। ठीक है, परिवार कई तरह के होते हैं। एक क्या कहता है आपका एक एकल परिवार होता है, एक वो मतलब देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही सी हो जाएगा कि ये सही है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सही बात है, यहाँ देखिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो हम सभी जानते हैं मानव जो पेट में आमाशय की प्रकृति होती है वह अम्लीय होता है और हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चे को 66 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चे को निम्नलिखित पेड़ पौधे या पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि है। कुछ विद्यार्थी ने पत्ती का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्ती और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ। दूसरा बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती। तीसरा शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए
आपका ऑप्शन देखिए पढ़ना है आपको। ऑप्शन कहता है, देखिए ऑप्शन है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत होता है, तो यह एक ही सही उत्तर होता है। जब देखिए अगला, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने है, कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चे को रुचि का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे, इसे मूल्यवान सामग्री लगे हो। चौथा है कि सभी धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो आपको ध्यान देना है कि बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि विचारों को ध्यान में रखना है। किसको रखना है? विचारों को ध्यान में। तो यह देखना है कि बच्चे अगर कक्षा में क्या करता है क्रियाकलाप करते हैं तो उसको इसमें से मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि रुचि बच्चे रुचि ले रहा हो, लड़के और लड़कियों में समान रूप से रुचि लेने की क्षमता हो और वह धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों को रुचि लगे। तो आपका ऑप्शन ए बी डी किस में है? ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो पढ़िए क्वेश्चन। कथन कहता है कि प्रोर के समर्थन से बच्चे अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान करने के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करते। देखिए जो भी क्रियाकलाप होता है ना अंक के लिए नहीं होता है, बच्चे के ज्ञान के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब कहता है अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि समूह कार्य में क्या बोलता है? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्माण मापनीय, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षण। तो याद देखिए बच्चे अधिक से अधिक कब सीखेंगे? जब उसको खुद अपने से काम करने दें। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दत्तक कार्य। कौन सा हो जाएगा? दत्तक कार्य। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि नीचे पौधे के बारे में बच्चे के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। देखिए सिंपल सी बात, घास तो एक सिंपल सी बात पौधा नहीं है, कई पौधे बड़े होते हैं। उसके बाद देखिए गाजर और बंद गोभी भी पौधा नहीं है, बीज किसी पौधे का ऐसा नहीं। देखिए जब बीज ही नहीं होगा तो पौधा कहाँ से होगा? कुछ सब्जियां फल होते हैं। ठीक है, पूछा क्या है? देखिए कौन से ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ सब्जियां फल होते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्न में से किस कौशल के आकलन का संभावना नहीं है? देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है। देखिए प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। हम चर्चा कर सकते हैं कि आपने देखे थे नहीं देखे थे, प्रश्न पूछ सकते हैं, अभिव्यक्ति। अब देखिए जो पौधा है ही नहीं तो उसके बारे में प्रयोग कहाँ से करेंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोग की विधि द्वारा। ऑप्शन ए कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है वाला बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो देखिए अब एक क्या बोला है आपका कि शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, तो इसमें जो हो जाए कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में। देखिए कक्षा सभी को हमको समान रूप से चलना है, तो हम किसी को यहाँ श्रेष्ठ नहीं बता सकते। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कहते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन लगा क्या। ऊपर देखिए 4 प्रश्न के प्रश्नों को उत्तरों में से होगा, तो याद रखिए। देखिए तो इसमें शिक्षक का स्व आकलन है, बच्चे और शिक्षक दोनों का स्व आकलन है, शिक्षक का समग्र आकलन है, बच्चों का स्व आकलन। देखिए ये जितने भी हैं ना तो सब क्या है? बच्चों के
स्व आकलन है। किसके हैं? बच्चों के स्व आकलन। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। देखिए आपको याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो बच्चे को इंपॉर्टेंट आपको देना है, नहीं बच्चे ही सही है। तो बच्चे को हमको कठिन तो देने नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसको परिभाषाओं याद करने पर बल देना नहीं है। तकनीक एवं औपचारिक शिक्षा, देखिए बच्चे जब छोटे तो उसको भी तकनीक के बारे में उतना ज्ञान होता नहीं है, तो आपकी हो जाएगा बच्चे दिन प्रतिदिन जो आपस में भाषा है उसको देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पहलुओं के चित्र देता है और उन वस्तुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रिया का उद्देश्य है सृजनात्मक का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास, डाटा संग्रह का विकास। तो ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है, इसका जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सृजनात्मक तक विकास तो होगा जरूर है, किसका विकास होगा? सृजनात्मक का विकास भी होगा। अवलोकन करने का विकास, कहाँ उसको देखेगा तभी तो उस पर रंग भरेगा। वर्गीकरण कौशल का विकास, जब देखिए उसमें रंग भरना है तो इसमें वर्गीकरण का विकास, एक वर्ग करेगा उसमें भरेगा। और डाटा संग्रह, जब उस चित्र बना रहे रंग भर रहा है उसमें डाटा संग्रह की बात कहाँ से आती है? तो आपका ABC हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्न में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? नेगेटिव पूछा है। देखिए इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीव और आजीविकाएं विशेष पशु और पौधे पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने के लिए सक्षम बनाता है। अगला ऑप्शन है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारण करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। तो इस पर जो इंपॉर्टेंट है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। अब देखिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम को सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करना, सही बात है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाना है, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आजकल के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, सही बात है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 ही सही है। देखिए 78 नंबर कहता है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ठीक है, 4 लाइनें दी हुई आपको। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बालकों को और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ये उत्तर बालकों और उनके विचारों में क्या बताते हैं? तो देखिए ये बताते हैं कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार है। ये जब पानी उड़ जाता है तो बहुत से बच्चे कुछ बोलता है पानी गुम हो गया, कोई बच्चा कहता होगा कटोरे से पानी सूख लिया, यानी उसके ये बारे में बच्चों का जो वाष्पीकरण है उसके बारे में विकल्पी विचार है, कई विकल्प है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब इसी पर आधारित है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को इन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो उनके विचार तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें, बच्चे को बता दें कि वह गलत है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चे को उसे याद करने के लिए कहें। तो देखिए बच्चे को तो याद करने पहले कहेंगे नहीं, बच्चे को डायरेक्ट कह भी नहीं सकते कोई गलत है। उनके विचारों तक पहुंचने में देखिए सभी बच्चा के मत अलग अलग है, तो उनके सभी के विचारों के पास हम पहुंच भी नहीं सकते, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जल चक्र का एक मानक चार्ट, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है उसी पर आधारित है। ये क्वेश्चन कहता है
कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन है पहला, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के कम के स्वप्नों की सूची बनाइए। तो देखिए कहता है ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता। बच्चे सोच सकते हैं ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य। अब देखिए आपको इसके लिए मैप आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य, तो यह देखिए जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य है, देखिए जम्मू कश्मीर का आप पूर्व साइड जाइएगा। कौन साइड जाइएगा? पूर्व साइड, तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा और नीचे कौन है? पंजाब, ठीक है। उसमें तो दो ही दिया हुआ है, क्या कि इधर राजस्थान तो आपका नीचे आ जाता है, उत्तर प्रदेश तो इधर आ गया, ठीक है। उत्तराखंड भी हिमाचल प्रदेश के बाद है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन मिलान करना है आपको। पहला बोलता है मनाली। मनाली बांस के खंभे पर ऊंचे बने हुए घर, पत्थर या लकड़ी के बने ढालू वाले छत, हाउस बोट मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली और झाड़ियों से छाई होती है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। देखिए मनाली का पड़ता है। मनाली जो है देखिए बर्फीला इलाका है, तो वहाँ का जो घर बनेगा पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। आपका मनाली मिलाना है आपको 2 से, ठीक है। ये मनाली मिल गया आपका, मनाली हो जाएगा 2 से। उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान में जो घर बने होते हैं वह मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, तो राजस्थान में आ जाएगा आपका 4। असम में जो घर बने होते हैं बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं, ताकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ताकि नीचे से पानी जा सके, तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उसके बाद है लद्दाख में घर जो बने होते हैं वो बने होते हैं पत्थर के बने घर जिसके फर्श एवं छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ये बात है। हाउस बोट तो आपको केरल में देखने को मिलता है, तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो याद रखिएगा पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न बने होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन ए किसके बने होते हैं? बालों की त्वचा। अब देखिए आगे 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश द्वारा दिया गया। यह कब कहा गया? जो व्यक्ति जंगल के में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनकी भूमि जंगल पर उसमें जो पैदा होने वाले वस्तु का अधिकार है वो उनका होगा। तो ये जो कहा गया आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में कहा गया। किसमें कहा गया? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जब लेकर आई थी सरकार। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग समुच्चय कौन सा है? मच्छर द्वारा जो रोग फैलता है तो वह है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों क्या होते हैं? मच्छर से फैलते हैं। याद रखना आपको। देखिए जो आपका डेंगू एवं चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। ये दोनों लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसमें जोरों में दर्द हो रहता है, परंतु चिकनगुनिया जो है वह दर्द वर्षों तक रहता है, जबकि मलेरिया में वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घटपर्णी पौधा नेफेंथिस कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। घटपर्णी पौधे का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। या फिर भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसा कर खा जाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि घटपर्णी पौधा जो मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसा कर खा जाते हैं। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन का था आपका 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? लौह तत्व तो याद रखिएगा अम्ला का दिख रहा है आपको, अम्ला पालक गुड़, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ये सब तो याद करने की बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च का लोग एक कहाँ से आता है? मिर्च जो आता है आपका याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से आता है। कहाँ से आता है? दक्षिण अमेरिका से मिर्च हमारे यहाँ आता है। मूल रूप से देखिए मिर्च का उत्पादक किसको माना जाता है? मैक्सिको को माना जाता है। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पाक्ता, शकरखोरा, बया, कलचिरी। तो ये देखिए जो कैक्टस पौधे में जो अपना घोंसला बनाता है वो पक्ता बनाता है। कौन बनाता है?
पकता। देखिए कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला पकता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह केलम्बी फॉर्म कर्ण और कोलडी कुल का पक्षी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए 89 नंबर 90 क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पक्षी के विषय के नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानना है। यह भालू जैसा दिखता है किंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह भालू के जैसे दिखने में सलाथ पक्षी, कौन सा पक्षी है? सलाथ पक्षी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सलाथ पक्षी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सलाथ पक्षी के बारे में कहता है कि सलाथ पक्षी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक सलाथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लगकर सोता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाता है। ये थे सलाथ के बारे में। तो दोस्तों ये हमारे थे इतिहास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2016 का था। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा इसी तरह का प्रीवियस ईयर चाहिए क्वेश्चन तो आप जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।